जी, कैफ सिक्स आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 25। अच्छा, आज के लेक्चर में हम कोई सब्जेक्ट रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसी टेक्निक डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन कर सकते हैं। यानी कैसे हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसे ज़्यादा लंबे अरसे तक अपने जहन में रख सकते हैं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, मैं भी जब स्टूडेंट था तो मुझे भी प्रॉब्लम होती थी कि जब हम सब्जेक्ट्स को याद करते हैं एक दफ़ा तो वो भूल जाता है और उसको रिवाइज करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इस इशू के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है कोई। अच्छा, स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज से। ठीक है जी मेरे भाई, आप मुझे टेबल्स याद किए हैं, पहाड़ी याद किए हैं? मैं छोटे थे पहाड़ी याद करते थे, याद है आपको? सात का पहाड़ा सुनाए जरा आज। सात का पहाड़ा जैसे मर्जी सुना, उर्दू में सुना। साधा है 70। आपने देखा मैंने कितनी जल्दी सुना दिया और कोई गलती भी नहीं की। आपको याद है आपने लास्ट टाइम सात का पहाड़ा कब रिवाइज किया था? नहीं याद? शायद 1 साल से ज्यादा अरसा, शायद 2 साल, शायद 5 साल, या मे बी 10 साल या उससे भी ज्यादा। 10 साल से भी ज्यादा अरसा, फॉर एग्जाम्पल, या चलें हम कहते हैं 3-4 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया, आपने एक चीज 3-4 साल में एक दफा भी नहीं रिवाइज की। लेकिन जब मैंने आपसे कहा, आपने ऑन द स्पॉट क्विकली, बगैर रुके बगैर गलती किए, आपने मुझे सुना दिया। आप लोगों ने कभी सोचा कि ऐसा कैसे होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम याद करते हैं तो साल साल तक हमारे जहन में होती है, उसे बार बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है हम याद करने की कोशिश करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन वो याद नहीं होती। वो फिर 2-3 दिन के बाद भूल जाती है। सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ले लें, खास तौर पे के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मेरा ये स्पेशल कंसर्न था। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट मेरे साथ शेयर करते थे वो यही कि सर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में, या हमारा एमएफए पोर्शन है इसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें सर हम चीज़ें याद करते हैं ना तो भूल जाते हैं, रिवाइज करने में प्रॉब्लम होती है हमें। सबसे बड़ा मसला ये, सब्जेक्ट समझ आ जाता है क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लेकिन रिवीजन करने में, याद करने और याद रखने में प्रॉब्लम होती है, खास तौर पे आखिरी महीने में। तो इसके ऊपर मैं काम कर रहा था कुछ अरसे से, तो जो मेरे बहरहाल फाइंडिंग्स थे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये ऐसा कैसे है कि कुछ इंफॉर्मेशन हमें याद रह जाती है लंबे अरसे तक और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं। देखिए, इसमें सिर्फ एक चीज है, अगर आप इसके ऊपर गौर करें, नोट करें, रिसर्चर ने रिसर्च करके हमें बताई, उन्होंने कहा टेक्निक क्या है आपकी याद करने की, टेक्निक क्या है। आपने जो पढ़ा याद किया ना टेबल, वो कैसे, जब ज्यादातर स्टूडेंट्स ने याद, जैसे मैं जब स्कूल में होता था हमें जिस तरीके से याद करवाते प्रोबेबली आपको भी इसी तरीके से याद करवाते होंगे कि टीचर सबसे पहले क्या किया, हमने एक टेबल को याद करना है, टेबल को हमने स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी 7 का टेबल 10 हिस्सों में डिवाइडेड है। आप 7 का टेबल जब याद करते हैं तो बेसिकली 10 तरह की स्मॉलर इंफॉर्मेशन को आप याद कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपने जिस कंसेप्ट को याद करना है, आपने उसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया। ये हमारा पहला स्टेप है। इसलिए कि अगर मैं आपसे कहूं ना कि एक ऐसे है इंग्लिश का, इसको याद करो, ये आपके लिए याद करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा ना एक लाइन याद कर लो, दूसरी लाइन थोड़ी देर के बाद याद कर लेना, फिर तीसरी लाइन उसके बाद, तो ये आपके लिए निस्बतन आसान होगा कि एक एक करके बड़े कंसेप्ट्स को छोटे हिस्सों में तोड़ा, और फिर एक एक करके हमने उन कंसेप्ट्स को, एक एक करके उन कंसेप्ट्स को याद करते गए। सबसे पहले हमने क्या किया, मेन कंसेप्ट था, उसे सब पार्ट्स में क्लासिफाई किया। फिर उसके बाद हमने, आपको याद हो तो टेबल्स ऐसी चीज थी जिसको हम बार बार रिपीट करते थे, रिवाइज करते थे बार बार। ठीक है,
मैं जब स्टूडेंट था, मतलब पहली दूसरी तीसरी क्लास में, हमारे स्कूल में वो बार बार, एक बल्कि पूरा दिन होता था, वो शायद जुम्मेरात का होता था, जिसमें हर जुम्मेरात को वो पहाड़े सुना करते थे। तो रेपिटेशन, रिवीजन, यानी सब पार्ट्स में क्लासीफाई किया उस कंसेप्ट को, फिर उसकी रेपिटेशन की, यानी रिवीजन की, बार बार उसको रिपीट किया, रिपीट किया। और इस रिपीट करने में एक और चीज को जहन में रखा, क्या, कि जो डिफिकल्ट पार्ट है उसके ऊपर फोकस किया। यानी फर्ज कीजिए अगर मुझे सात साता भूल गया क्या था, तो मैं ऐसे नहीं करता था, सात साता भूल गया तो मैं सात एकम सात से शुरू को, सात एकम सात, सात दिन 14, सात एक ही, सात चौकट। मैं क्या करता था, मैं बैठ के सात सात 49 से पहले वाले और बाद वाले सारे कंसेप्ट साइड में कर देता था। सात सात 49, सात सात 49, सात सात 49, ये जो डिफिकल्ट एरिया था मेरा, इसको मैं बार बार याद करता रहता था। इतना ज्यादा हम रिपीट करते थे, हमारे ज़हन में बैठ जाता था। ये टेक्निक है कि डिफिकल्ट एरियाज के ऊपर फोकस। ये टेक्निक के ऊपर रिसर्चर्स ये कहते हैं, ये मैं रिसर्च ना कहूं, थोड़ी सिंपल वर्ड्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ वर्ड्स ऐसे हो जो रिसर्च में उन्होंने यूज किए हैं, मैं आपके साथ यूज करूं तो शायद कंटेक्स्ट से थोड़ा हटके। मैं इसको यूज समझ लीजिए कि ट्रांसफर करके इजी वर्ड्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो कहते हैं ये आप अप्रोच किसी भी कंसेप्ट के ऊपर लगा लें, इस कंसेप्ट के, इस अप्रोच के साथ जो भी कंसेप्ट सीखेंगे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, साल साल तक याद रहेगा, साल साल तक याद रहेगा। जैसे अभी, और मैं बड़ी एक अजीब बात करने लगा, इसको गौर से सुनिएगा। जैसे अभी भाई से मैंने ऑन दी स्पॉट पूछे, एक कंसेप्ट टेस्ट किया, इनको साल साल हो गए थे, कभी इन्होंने याद नहीं किया, लेकिन फौरन सुना दिया। उसी तरह क्या ये पॉसिबल है कि मैं एग्जाम देने के लिए जाऊं और जिस दिन मेरा एग्जाम, गौर से सुनिएगा, जिस दिन मेरा एग्जाम है ना, उससे एक महीना पहले तक, फर्ज कीजिए, एक्सट्रीम केस आपके सामने रख रहा हूं, एक महीना पहले तक मैंने किताब भी नहीं खोली, लेकिन स्टिल जैसे ही पेपर मेरे सामने आए, सारे क्वेश्चंस मुझे याद हों और मैं उनको लिखता जाऊं। कैसा पॉसिबल है? क्वेश्चन ये कि एग्जाम है जिस दिन, उससे एक महीना पहले तक भी मैंने किताब नहीं खोली, महीने का गैप आ गया, लेकिन स्टिल क्या मैं इस काबिल हो सकता हूं कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन, जो भी कंसेप्ट उसने पूछे हैं, मैं उसको बता दूं? इसका जवाब है यस, पॉसिबल है, प्रोवाइडेड आपने जो कुछ सीखा है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस अप्रोच के मुताबिक। वो कहते हैं इस अप्रोच के मुताबिक अगर आप किसी भी कंसेप्ट को याद करते हैं, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, और इंशाल्लाह आप उसके बाद ब्रेक भी दे देना अगर, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना आपको पता है बात ऐसा होता है कि पेपरों से हफ्ता पहले हमारी 2-3 दिन के लिए तबीयत खराब हो जाए, खुदा ना खास्ता किसी की फूड पॉइजनिंग हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, फैमिली में कोई इशू आ गया जिसकी वजह से उधर मसरूफियत होगी, रिवीजन नहीं कर पाए, तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं पेपर छोड़ देते हैं। आखिरी एक महीने में या आखिरी हफ्ते में 2-3 दिन के लिए भी कोई प्रॉब्लम है ना, स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, तो वो समझते हैं कि अब हमारी तैयारी, रिवीजन नहीं कर सके, पेपर नहीं अटेम्प्ट कर सकेंगे, पेपर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होंगी, तो 2-3 क्या हफ्ता, 10 दिन के लिए भी अगर आप नहीं पढ़ सके ना, स्टिल आप कॉन्फिडेंट होंगे, इस काबिल होंगे कि जो कुछ भी वो आपसे पूछे आप उसको बता सके। ये है अप्रोच। इस अप्रोच को वो नाम देते हैं रिसर्चर स्पेस्ड रेपिटेशन। इस अप्रोच का नाम है स्पेस्ड रेपिटेशन। आप अगर गूगल पे जाके इसको सर्च करना चाहें, इसके बारे में कुछ मजीद सीखना चाहें, जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन अगर देखना चाहें, इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, स्पेस्ड रेपिटेशन। और बहुत से सॉफ्टवेयर इजाद हुए हैं जो कि स्पेस रेपिटेशन के जरिए से स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। ये बेसिकली ज्यादातर मेडिकल के स्टूडेंट यूज करते हैं, हमारे तो इतने ज्यादा मुश्किल चीजें होती नहीं है, मतलब हमें लग रहा होता है मुश्किल है, लेकिन अगर आप मेडिकल की, मैं कभी मेडिकल की फील्ड में गया नहीं, पढ़ा नहीं मैंने, लेकिन उधर बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, उन्होंने उनके नाम वगैरह याद करने होते हैं, एब्रीविएशन, पता नहीं क्या कुछ, तो बेसिकली उनके लिए ये मोस्ट रिकमेंडेड होती है, लेकिन इक्वली ये हर तरह के स्टूडेंट के लिए इक्वली इफेक्टिव है। इसमें होता क्या, बेसिकली बहुत से सॉफ्टवेयर है, मैंने रिसर्च करके एक सॉफ्टवेयर जो है उसको सेलेक्ट किया हुआ है, उसका नाम है ब्रेनस्केप। ब्रेनस्केप, BRAINSCAP, ब्रेनस्केप सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें वो
सिंप्लिसिटी को भी सामने रखा है, यूजर फ्रेंडली होने को भी सामने रखा है, फिर उसके बाद ये आपके लैपटॉप पे भी, कंप्यूटर वगैरह पे भी चल जाए, आपके मोबाइल पे भी चल जाए, बहुत से फैक्टर्स को सामने रख के, बहुत से दूसरे सॉफ्टवेयर को भी इवैल्यूएट करके ये फाइनल मैंने सेलेक्ट किया कि ब्रेनस्केप के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें होगा क्या, इसमें इसी अप्रोच को सामने रखते हुए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने आपका जो भी सिलेबस है, अच्छा अभी ये कुछ चीजें मैं कर रहा हूं, आपने नोट किया होगा, ये मैंने स्टार्ट में आपके साथ शेयर किया था, ठीक है, लेकिन अब इसको हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इसमें चैप्टर वाइज जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे, मैं हर चैप्टर को छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे कंसेप्ट में तोड़ता जाऊंगा, कि एक चैप्टर है, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 35 कंसेप्ट हैं, 40 कंसेप्ट हैं या 50 कंसेप्ट हैं, मैं उन सारे कंसेप्ट के छोटे छोटे हिस्से बनाऊंगा, ठीक है, इनको बोलते हैं हम फ्लैश कार्ड या कार्ड, उनको फ्लैश कार्ड में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, कि अगर आपने ये 35-40 कंसेप्ट कवर कर लिए तो इसका मतलब है आपने सारे चैप्टर को कवर कर लिया। आपको पता है किसी भी चैप्टर में हर चीज याद करने वाली नहीं होती, काम की चीज उसमें इंफॉर्मेशन अगर पूरा पैरा पढ़े ना तो काम की इंफॉर्मेशन में शायद 1.5 या 2 लाइनों में होगी। तो हम, अब ये मेरा काम है, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो इस वो ये काम है कि ये इंश्योर करना कि पूरे चैप्टर में से वो कंसेप्ट्स कितने हैं और वो कौन कौन सी 1 या 2 या 3 लाइंस हैं जो उस पूरे कंसेप्ट को समेट लेती है अपने अंदर। ये काम, ये मेरी जिम्मेदारी होगी, पूरे चैप्टर को आपके क्लास, यानी पूरी बुक के डिफरेंट चैप्टर्स होंगे, हर चैप्टर के अंदर डिफरेंट कंसेप्ट्स होंगे, वो कंसेप्ट्स मैं बना के उनको अपलोड कर दिया करूंगा आपके इस सॉफ्टवेयर के अंदर। आपने क्या करना है, आपने डेली बेसिस के ऊपर 10 मिनट, ज्यादा नहीं, एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 10 मिनट, और वो किसी भी जगह पे आप बैठे हो, ठीक है, मोबाइल आपके पास, आपको पता है जिस जगह पे आप अपना मोबाइल इस्तेमाल कर सकते, जिस जगह पे आप गूगल क्रोम को ओपन कर सकते हैं, आप उस जगह पे रिवीजन कर सकते हैं, आपको बुक की भी जरूरत नहीं है, आपको बुक की भी जरूरत नहीं है, बुक की ही चीजें आपको इस सॉफ्टवेयर के जरिए से मिल जाएंगे। आपने डेली 10 मिनट की रिवीजन, ज्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपको फायदा हो रहा है और आपको मजीद ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 मिनट की डेली आपने रेपिटेशन या रिवीजन करनी है। और इसमें रिवीजन इस तरीके से होगी कि जो आपके डिफिकल्ट, अब देखिए 50 कंसेप्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, सारे कंसेप्ट्स आपको पता है एक ही लेवल के नहीं होते, कुछ कंसेप्ट्स इजी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। हम जब रिवीजन कर रहे होते हैं ना, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम ए से रिवीजन करते हैं, 1 से रिवीजन करते हैं, फिर 2 पे जाते हैं, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 10 पे। हालांकि रिवीजन का असूल ये है कि जो आपके डिफिकल्ट एरियाज है ना, आपको पहले उनको फोकस करना, इजी एरिया तो ऑलरेडी इजी है, उसको और कितना को रिवाइज करेंगे। आप में से एक्स्ट्रा स्टूडेंट, मैं भी इवन जब स्टूडेंट था तो इन चीजों का नहीं पता था, गलती करते थे कि जब बुक खोली रिवीजन करने के लिए चैप्टर 1 से शुरू किया, चैप्टर 1 चैप्टर, वो पता चला चैप्टर 1 20 दफा रिवाइज हो गया और चैप्टर 8 जो है वो 3 दफा हुआ है और 14 की बारी नहीं आई। समटाइम ऐसे होता है। तो डिफिकल्टी, ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपके इनपुट की बेस पे कंसेप्ट्स की क्लासेस बनाएगा, 5 क्लासेस बनाता है कंसेप्ट्स की, आपके जो सबसे इजी, मोस्ट डिफिकल्ट और फिर दरमियान में 1 2 3 4 5 की रैंकिंग के साथ। और फिर क्या करता है, नेक्स्ट टाइम जब आप रेपिटेशन करेंगे ना या रिवीजन करेंगे, तो जो आपके मोस्ट डिफिकल्ट कंसेप्ट हैं उनको वो ऊपर ले आएगा टेस्टिंग के लिए, और वो आपसे टेस्ट करवाएगा, ताकि हर दफा जब आप बैठे ना, आपका माइंड आपको चैलेंजिंग टास्क मिले, चैलेंजिंग क्वेश्चन मिले, इजी क्वेश्चन ना मिले, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपके हैं। हाँ, इजी क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे होंगे, ये नहीं कि इजी क्वेश्चन जो रिपीट, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी कुछ अरसे का गैप आ जाए वो भी भूल सकते हैं। ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर के अंदर एल्गोरिथम है, वो खुद से कैलकुलेशन कर रहा होता है कि कौन सा कंसेप्ट कितने अरसे के बाद उसने आपको रीटेस्ट करवाना। आपको इस बारे में परेशान होने की कोई, आपने सिर्फ एक चीज इंश्योर करनी है, क्या, डेली बेसिस के ऊपर 10 मिनट आपने इस सॉफ्टवेयर को दे देने। अच्छा, इसका रिजल्ट फौरी तौर पे नहीं आएगा, इसका ये ज़हन में रखिए, इसको आपको ग्रिप, आपको ये फील होते हुए ना कि हाँ मैं इस चैप्टर में अब गुरु बन गया हूं, मैं इस चैप्टर का मास्टर हूं, 1 महीना लग जाएगा तकरीबन। 1 महीने के बाद आपने 1-2 दिनों में इस सॉफ्टवेयर को इवेल्युएट नहीं करना कि ये इस काबिल है कि नहीं, मैं इसके ऊपर टाइम लगाऊं। ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सोल्यूशन है, बेफिक्र रहे, वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है, ठीक है, बेफिक्र। हमारे पाकिस्तान में शायद ये नई चीज हो, वैसे मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में भी कुछ 2-3 टीचर्स ऐसे हैं जो सीए के प्रोफेशन में नहीं, दूसरे प्रोफेशन में ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारा, आपको पता है, सोसाइटी जो है, एनवायरनमेंट है, वो इतना हाईटेक ओरिएंटेड नहीं है,
तो इसीलिए यहाँ पे यूज, लेकिन ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सोल्यूशन है, बेफिक्र हो कि आपने इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है, इंशाल्लाह टाइम ज़ाया नहीं होगा। अप्रोच बता दी क्या है आपको? अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने इसको यूज कैसे करना है। आपके पास यूज करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो इसे कंप्यूटर पे भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह पे, चाहे तो मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपका अकाउंट बना होगा ना अगर, तो आप अगर कंप्यूटर पे यूज करते हैं, आपका सारा डाटा अकाउंट में सिंक्रोनाइज हो रहा होगा कि आपने क्या रिवीजन की है। अगर आप आज अपने कंप्यूटर पे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं और कल मोबाइल पे करते हैं, तो आपका जो कंप्यूटर पे बैठ के प्रैक्टिस की होगी ना, वो मोबाइल के साथ सिंक्रोनाइज होगी। और एक दिन मोबाइल पे की, अगले दिन कंप्यूटर पे की प्रैक्टिस, तो मोबाइल की जो प्रैक्टिस है वो भी सिंक्रोनाइज हो जाएगी कंप्यूटर के साथ, क्योंकि बैकएंड पे आपका एक ऑनलाइन अकाउंट बना हुआ है। आप चाहे कंप्यूटर के जरिए से एक्सेस करें, चाहे मोबाइल के जरिए से एक्सेस करें, आपका सारा डाटा सिंक्रोनाइज हो रहा होगा। ठीक है, आपने करना क्या, ये ज़हन, ये फर्ज कीजिए कि आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं और कंप्यूटर के साथ अब आप चूंकि क्लास में बैठे हुए हैं, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं वो भी अपने सामने कोई मोबाइल रख रहे हैं, और मेरे ख्याल है ज्यादातर आप प्रैक्टिस शायद मोबाइल पे करेंगे, लेकिन कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, मोबाइल पे भी कर सकते हैं, दोनों पे चलेगा। मोबाइल अपने सामने रखिए जी। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो ये देख रहे हैं वो भी मोबाइल को अपने सामने रखिए, या साइड पे अगर कंप्यूटर पे यूज करना है तो साइड पे कोई और टैब ओपन कर लें, और वहां पे हम फिर अकाउंट बनाएंगे। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि आपने इस पे अकाउंट कैसे बनाना है और इसको यूज कैसे करना है। जी हाँ जी, मोबाइल मोबाइल आपके पास है, शाबाश, सामने रखिए मोबाइल, और अब आप जाइए, साइट है हमारी BRAINSCAPE, brainscape.com। ठीक है, नजर आ गई, brainscape.com, इस पे जाइए। जी, साथ साथ एक दफा मेरे साथ चलते जाइए, ताकि जब घर जाएं तो प्रॉब्लम ना हो। भाई उसके साथ बैठ जा, किसी के साथ बैठ जा। घर वाले ने जो मोबाइल के लिए पैसे दिए थे, क्या किया उनका? अच्छा, पैकेज के लिए मोबाइल है ना? अच्छा, पैकेज नहीं है, शाबाश। ये जैसे स्टूडेंट होते हैं, 20,000 कॉलेज की फीस जमा करवा देंगे और फिर आके पूछते हैं सर पिछले सेशन की किताब चल जाएगी? कॉलेज की 20,000 की फीस दे दी है, 400 की किताब नहीं ले सके। मोबाइल पता नहीं माशाल्लाह 30-35,000 का ले लिया होगा, 200 का पैकेज नहीं करवाया भाई ने। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता होता, चलिए। अच्छा, अब ये देखिए, मैं साथ ही साथ आपके साथ मोबाइल पे भी ये सारे स्टेप्स कर रहा हूँ। क्रोम पे आए, brainscape.com टाइप किया और ये साइट पे आ गए। ठीक है, अच्छा, यहां पे आप देख रहे होंगे ऑरेंज कलर में गेट स्टार्टेड लिखा है। जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपने गेट स्टार्टेड पे जाना है, जब सब्सिक्वेंटली आएंगे तो आपने लॉगिन पे जाना है। उसी तरह अगर आप देखें मोबाइल के ऊपर भी, तो आपको टॉप राइट साइड पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आ रही होंगी। इन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको उसने नीचे वही ऑप्शन दे दी, लॉगिन की भी, गेट स्टार्टेड की भी। अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप गेट स्टार्टेड को प्रेस करेंगे, अगर सबसे बाद में आ रहे हैं तो चूंकि अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ये गेट स्टार्टेड आपका अकाउंट बनाने के लिए, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, तो फिर आप लॉगिन पे जाएंगे। हम पहले जाते हैं गेट स्टार्टेड पे। मैंने गेट स्टार्टेड का बटन प्रेस किया जी। अब मुझे बताइए, ये पेज आपके सामने आ गया, ये एक तरह से आपका फॉर्म है जो कि अकाउंट क्रिएट करेगा। इस फॉर्म पे भाई आप फॉर्म पे पहुंच गए। इसमें आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम, लेकिन जहन में रखिएगा फर्स्ट नेम आपका CRN होना चाहिए, ICAP का CRN होना चाहिए। इसकी रीजन ये है, बता लिया नहीं, बनाना था अभी। रीजन इसकी ये है कि ये बेसिकली, अब मैं आपके साथ ज्यादा बातें मुनासिब नहीं है कि बताऊं कि मैंने इसके ऊपर कितनी रिसर्च की है, या इसमें जो आपकी बुक के कंसेप्ट्स को तोड़ने में, उनको समराइज करने में, ट्रांसफर करने में मेरी कितनी एफर्ट लगती है। लेकिन ये बहरहाल एक अलहदा से प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपकी ऑनलाइन एजुकेशन में शामिल नहीं है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए और फिजिकल के लिए भी। ये एक अलहदा से ही एक, समझ लीजिए कि एक फैसिलिटी है। फिलहाल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन मे बी इन फ्यूचर ये आप लोगों के लिए अवेलेबल ना हो, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो जो कि सब्सक्राइबर्स हो।
ठीक है। लेकिन इसीलिए सीआरएन किस लिए आपको ऐड करवा रहा हूं, ताकि मुझे बैकएंड पे पता चल जाए कि ये स्टूडेंट जिसने अकाउंट बनाया है, एक्सेस कर रहा है, ये मेरे पास एनरोल्ड है कि नहीं। अगर मेरे पास एनरोल्ड है, मैं इसे फुल स्टडी अलाउ करूंगा। अगर एनरोल्ड नहीं है स्टूडेंट मेरे पास, मैं इसे फुल स्टडी अलाउ नहीं करूंगा, सिर्फ प्रीव्यू अलाउ करूंगा, ताकि ट्रेलर वगैरह देख ले क्या चीज है, इसको पता चल जाए काम की चीज है कि नहीं है, लेकिन फुल ना कर सके। ठीक है भाई, जो जो आपको पता ही है, मुनासिब नहीं ये बातें करना, लेकिन आपको पता ही है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते वो चोरी के लेक्चर लेते हैं ना, तो उनको पूरी सर्विसेज तो ना मिलनी चाहिए। अब जो बंदा पैसे दे के लेक्चर ले रहा है और जो चोरी के लेक्चर ले रहा है, क्या दोनों को इक्वल सर्विस मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये और इसी तरह की कुछ और भी सर्विसेज हैं जो कि फर्क डालने के लिए हमने रखी हैं। तो इसीलिए सीआरएन, ताकि मुझे सीआरएन से पता चल जाएगा कि ऑथेंटिक यूजर है कि नहीं, बैकएंड में मैं फिर उसकी सेटिंग जो है उसको चेंज कर दूंगा। चलिए फर्स्ट नेम सीआर, कोई बात दोबारा बना ले, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, दोबारा बना लीजिए, कोई ये फ्री है, स्टूडेंट के लिए फ्री है, मतलब पेड वर्जन भी इसका है, लेकिन आपको पेड वर्जन बाय करने की जरूरत नहीं, आप फ्री वर्जन यूज करेंगे। दोबारा बना लीजिए, कोई पैसे नहीं इसके ऊपर लगेंगे। फर्स्ट नेम में कुछ भी लिख दीजिए, सीआरएन के साथ अपना, मतलब सीआरएन अपना नाम और फिर नंबर और फिर अपना नाम लिख दिए इसमें। लास्ट नेम में कुछ लिख लें, जैसे फर्ज कीजिए मेरा सीआरएन, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और सीआरएन नंबर मेरा फर्ज कीजिए है 123456, तो मैं 123456 लिख के मोहम्मद आगे लिख दिया आसिफ। फिर इसके बाद ईमेल एड्रेस कोई सा भी दे दे, कोई टेंशन नहीं, hotmail.com। पासवर्ड कुछ भी रख लीजिए, नहीं ये मुझे शो नहीं, पासवर्ड वगैरह मुझे शो नहीं होगा भाई, आपके पासवर्ड को लेके मैंने करना भी क्या होगा, क्या उसमें। फिर इसके बाद एक्सेप्ट टर्म्स, इसको क्लिक करना है, एक्सेप्ट टर्म को लाजमी क्लिक करना है। सेम आपके स्टेप्स होंगे मोबाइल के ऊपर, आपने अपना नेम लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम में सीआरएन जरूर होना चाहिए, ईमेल, पासवर्ड, एक्सेप्ट टर्म पे क्लिक किया और फिर इसके बाद कर देना आपने रजिस्टर। ये रजिस्टर का बटन मैंने मोबाइल पे भी दबा दिया और लैपटॉप पे भी, ये अकाउंट क्रिएट हो गया। क्लियर, यहां तक साथ है, इसको क्रॉस कर लें, हाउ वुड यू लाइक, इसको छोड़ें, यहां तक आ गए, अकाउंट बन गया। चलिए अब इसको, ये आपको छोटे मोटे स्टेप्स बता रहा है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं ना कि किस तरीके से आपने इसको यूज करना है। सिस्टम के अंदर भी उन्होंने ट्यूटोरियल डाला हुआ है, लेकिन उसको आपको देखने की पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे स्टेप्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको क्रॉस कीजिए, राइट साइड पे, और मोबाइल में भी इसी तरह अब अकाउंट बन गया। आप अकाउंट बन गया तो दोबारा आप ब्रेनस्केप की साइड पे आप जब भी आएंगे ना, इवन अभी भी अगर आप आउट होके तो दोबारा ब्रेनस्केप की साइड पे आते हैं, तो टॉप पे उसी तरह आपको राइट साइड पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही होंगी। इनको जब आपने अब क्लिक करना है, अब चूंकि आप लॉगिन हो चुके हैं तो वो आपको माई क्लासेस सबसे ऊपर शो करवा रहा होगा, आपने माई क्लासेस के ऊपर क्लिक करना है। मोबाइल पे ये माई क्लासेस आ गई, और सिस्टम के अंदर अगर आप हैं तो ये क्लिक करेंगे, एक्सटेंड करेंगे साइड बार को, और ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है माई क्लासेस, ये आपकी क्लासेस है। ये पहली क्लास बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंट में वो ऐड कर देता है, इसकी जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूं, ये क्रॉस किया, अब ये क्लास मेरे अकाउंट से रिमूव हो गई। तो समझ लीजिए पहली क्लास वो टेस्टिंग के लिए इंक्लूड करते हैं। अब मैं वापस मेन पेज पे आ गया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अब चूंकि मैं लॉग इन कर चुका हूं, मैं क्लिक करूंगा, माई अकाउंट पे आ जाऊंगा, अगेन मैं माई अकाउंट आ गया, और यहां पे माई क्लासेस, यहां तक पहुंच गए। अब आपने क्या करना है, अब आपको मैं एक कोड दूंगा, उस कोड को जब आप एंटर करेंगे, यूआरएल है, उसको जब आप एंटर करेंगे तब आप मेरे उस पेज पे पहुंच जाएंगे जो मैंने खास तौर पे आपके लिए क्रिएट किया हुआ है। अब वो कहां पे है, आपको ये मैंने पेज दिया होगा,
ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं आपके लिए जो इसका यूआरएल है वो मैं ऑनलाइन क्लास में शेयर, वो आपके पोर्टल पे शेयर कर दूंगा। फिजिकल में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो अगर आप देखें तो इस पेज पे जो आपको ये सारे स्टेप्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये रिटन फॉर्म में भी मैंने दिए हैं ताकि घर जाके जब आपको कोई स्टेप भूल जाए आप उसको देख सके कि ये स्टेप क्या था। इसमें अगर आप देखें तो स्टेप 4 में आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा, ठीक है। आइए इस लिंक को टाइप करते हैं। ये लिंक आपने ऊपर बार में टाइप करना है। ये क्या है? www.brainscape.com/p/ अब आगे जो भी लिखा हुआ है ना ये आपने टाइप करना है, ठीक है। इसमें स्मॉल या कैपिटल अल्फाबेट से फर्क नहीं पड़ता, यानी आप चाहे तो 2YF लिखा हुआ है अगर तो Y को स्मॉल में लिखे या कैप्स में लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको टाइप करते हैं 2YFZJ #LH#BZEYQ। देखिए यही है। अब आपने कर देना इसको एंटर। ये हर दफा नहीं करना पड़ेगा, ये फर्स्ट टाइम कोर्स को एक्सेस करने के लिए करना पड़ेगा। आपके सामने ये पेज आ जाएगा, ये देखिए ये पेज आया। सेम स्टेप्स मैं अपने मोबाइल पे भी रिपीट करता हूं। कीजिए, शाबाश। ये पहुंच आपके सामने ये आ गया कैफ 06 MFA बाय एम आसिफ। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके सामने ये ना आया हो? मैं जरा मोबाइल पे भी इसको एक्सेस कर लूं। /2YF/LH/BZEYQ एंटर किया जी, ये आ गया सामने कैफ 6 MFA बाय एम आसिफ ऑटम 2022। क्लियर? पहुंच गए सारे। यहां पे अब है स्टार्ट स्टडिंग। स्टार्ट स्टडिंग पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आइंदा जब कभी आप ब्रेनस्केप को ओपन करेंगे ये कोर्स ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। जैसे स्टार्ट स्टडिंग पे क्लिक करेंगे ये कोर्स आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ये मैंने क्लिक किया मोबाइल पे, ये मैंने क्लिक किया कंप्यूटर पे। अब ये देखिए ये आपकी माई क्लासेस के अंदर ऐड हो गया। अच्छा ये है आपका सब्जेक्ट, ये देखिए ऊपर ये है आपका सब्जेक्ट, ये नीचे चैप्टर्स हैं। मैंने अभी फिलहाल सिर्फ एक चैप्टर के आपको ट्रायल बेसिस के लिए यूं कह लीजिए, ये ईद की छुट्टियों में टाइम मिलेगा इंशाल्लाह और उसके बाद मैं बाकी के भी जो चैप्टर्स हैं हमारे जैसे जैसे कंप्लीट होंगे वो ऐड करता जाऊंगा। फिलहाल मैंने सिर्फ एक चैप्टर कास्ट ऑफ फाइनेंस या कास्ट ऑफ कैपिटल जो है इसके कार्ड्स बनाए हैं आपको एक्सपेरिमेंट देने का, आपको समझ लीजिए ये बताने के लिए, डेमो देने के लिए कि किस तरीके से सिस्टम काम करेगा। अब वो कह रहा है आपने डेक को सेलेक्ट करना है। अच्छा इसको सिस्टम की लैंग्वेज में ना ये हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर के अंदर कार्ड्स होंगे यानी कंसेप्ट्स होंगे। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में ये ऊपर है इसको वो बोलते हैं क्लास, ये क्लास है। जो चैप्टर है इसको बोलते हैं डेक और इसके अंदर जो कंसेप्ट्स होंगे इनको बोलते हैं कार्ड्स। तो आप एक वक्त में एक से ज्यादा चैप्टर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर एक से ज्यादा चैप्टर मैंने ऐड किए होंगे, और एक वक्त में एक चैप्टर की भी रिवीजन कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे फर्ज कीजिए चैप्टर 12 है, उसके बाद 17 भी है, 11 भी है, और आप चाहते हैं कि इस वक्त अगर बैठे हुए ना आप एक चैप्टर की रिवीजन करनी है अगर आपने, तो जिस चैप्टर की रिवीजन करनी है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं एक से ज्यादा चैप्टर्स की रिवीजन करनी है तो जिस जिस चैप्टर की रिवीजन करनी है उसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे। और अगर चाहते हैं सारे चैप्टर्स की रिवीजन करनी है आपने तो ये ऊपर आपके पास
बॉक्स होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपके चेक हो जाएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप चैप्टर 12 पे आइए, चैप्टर 12 पे क्लिक कीजिए। देखिए ऊपर अगर देखें ना आप, डेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप ऊपर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे सारे के सारे चैप्टर्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे, आप सारे चैप्टर्स की रिवीजन कर सकेंगे। तो चैप्टर 12 को क्लिक कीजिए। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने डिफरेंट कार्ड्स आएंगे वन बाय वन। वो आपसे पूछ रहा है कि आपने एक वक्त में ऑप्टिमल रिवीजन के लिए, देखें इसमें रिवीजन का ये एक असूल ये भी है कि ये नहीं आप रिवीजन करने बैठे हैं तो 2-2 3-3 घंटे रिवीजन करते रहे। रिवीजन जो है इंटरवल उसका ज्यादा होना चाहिए, उसकी ड्यूरेशन कम होनी चाहिए। यानी एक दिन में अगर फर्ज कीजिए आपने 30 मिनट रिवीजन करनी है ना, तो सिस्टम ये कहता है कि आपने 10-10 मिनट के इंटरवल के साथ रिवीजन करनी है, 30 के 30 मिनट एक दिन में नहीं कर देने। तो इसीलिए ऑप्टिमल ड्यूरेशन 10 मिनट या 10 कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसने आपको ऑप्शन दी है 10 कार्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं या अपनी मर्जी के मुताबिक जितने मर्जी सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप अपनी 10 कार्ड ही सिलेक्ट करना चाहते हैं तो स्टडी 10 कार्ड कर लें, वो आपको 10 कार्ड की रिवीजन करवाएगा। बाद में अगर आप दोबारा रिवीजन करना चाहें दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन 10 कार्ड के बाद वो आपको ब्रेक दे देगा। तो अगर 10 कार्ड की रिवीजन करना चाहते हैं वो कर लें, वरना क्रॉस कर दें। अच्छा, अब ये आपके सामने पहला कंसेप्ट आ गया। पहला आपने क्या करना है, मोबाइल पे भी देखे, विच कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन टर्म कैपिटल, ऊपर ये क्रॉस कर दें। ये चूंकि हमने वो लिंक के जरिए पहुंची है तो वो कह रहा है कि पूछ रहा है हमसे कि ये वही है जहां पे पूछना चाहते थे कि नहीं। क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, वो कह रहा है आपने इस क्वेश्चन का आंसर अपने जहन में लेके आना है। जैसे विच कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन द टर्म कैपिटल, आप बताइए कैपिटल में कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, याद करें कोई नहीं। टर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं ना, टर्म कैपिटल में कौन कौन से कंपोनेंट है, इक्विपमेंट, इक्विटी, इक्विटी एंड लोन, इक्विटी। अच्छा, इक्विटी में क्या क्या, वो डिटेल बताए ना जिनकी कैलकुलेशन करते हैं। शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स। फर्ज कीजिए चौथा में याद नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसे होगा रिवीजन में, ऐसे होगा। आपको कंसेप्ट कंप्लीटली याद तो नहीं होगा। आपने जब अपनी वैल्यूएशन अपना आंसर दे दिया ना, या आपने खुद आंसर बनाना है, फिर आपने रिवील आंसर पे क्लिक करना है। रिवील आंसर में आपके सामने आंसर आ जाएगा कि हमारे 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स और बैंक लोन। ठीक है, ये आपकी रिवीजन हो गई एक तरह से, जब क्वेश्चन आपके सामने और सॉल्यूशन आपके सामने आया। जब रिवीजन हो गई फिर आपने क्या करना है, रेट करना है, हाउ कॉन्फिडेंटली यू न्यू द आंसर। आपने खुद से अब सेल्फ वैल्यूएशन करनी है कि आपको ये कंसेप्ट रिवाइज करने में कितना टाइम लगा। जितना जल्दी आपने आंसर कर दिया इसका मतलब आप उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, और कितने ज्यादा चीजों को आपने इंक्लूड किया। अगर आपने सारी चीजों को अपने आंसर में इंक्लूड कर लिया इसका मतलब है आप मोस्ट कॉन्फिडेंट है। तो ये दो चीजें, एक ड्यूरेशन को ध्यान में रखिएगा कि कितना टाइम लगा आपको कंसेप्ट रिवाइज करने में, और दूसरा अपने सारे कंसेप्ट्स को इंक्लूड कर दिया कि नहीं कर दिया। अगर फर्ज कीजिए सारे कंसेप्ट्स को इंक्लूड कर दिया, आपने अपने आप को नंबर देने हैं 5 में से 5, सारे कंसेप्ट्स को, ये 5 में से नंबर। और अगर आप फर्ज कीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा था आपको उसका कुछ भी पता नहीं था, आपने उसको 1 मार्क देना। और अगर आप समझते हैं कि दरमियान में थे, यानी 50% आता है 50% नहीं आता, तो फिर आपने 3 मार्क्स देने। यानी अगर 100% आपने क्वेश्चन को आंसर कर दिया 5, 80% आंसर कर दिया कितने मार्क्स देंगे 4, 60% आंसर किया 3, 40% आंसर किया 2, 20% आंसर किया तो 1। ये है कॉन्फिडेंस में। इससे सिस्टम को पता चलेगा, ये आपकी इनपुट से पता चलेगा कि ये कंसेप्ट आपके लिए इजी था कि डिफिकल्ट था। अगर ये आप इसको परफेक्टली आंसर करते हैं तो वो कहेगा कि यू रेटेड कार्ड ए 5, इट शुड नॉट रिपीट फॉर ए वाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि ये कंसेप्ट आपको आता है, अब जब नेक्स्ट रिवीजन में वो आपको ये कंसेप्ट सामने नहीं लाएगा। आपकी नेक्स्ट जो 2-3 रिवीजन होंगी ना, उनमें ये कंसेप्ट आपके सामने शायद ना आए, दूसरे कंसेप्ट आएंगे जो आपने डिफिकल्ट रेट किए होंगे, यानी जिनको 1, 2 या 3 किया होगा। सिस्टम क्या करता है, आप जो इनपुट देते हैं उसमें 1, 2, 3 वालों को बार बार रिपीट करवाता है और 4 और 5 वालों को कम रिपीट करवाता है। भाई उसकी वर्किंग समझ आ गई क्या है। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ए बैंक लोन। अब ये फार्मूला आपके जहन में आना चाहिए। बैंक लोन की कॉस्ट क्या है,
Rate of interest into 1 minus t. रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 minus वन, ये कॉस्ट ऑफ बैंक लोन है। अच्छा चलिए आंसर रिवील करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, और टी से क्या मुराद है? टैक्स। अब इसका मतलब है ये आपने फार्मूला आसानी से बता दिया, इसको आप क्या रैंक करेंगे भाई बताइए? 5। चलिए ये 5 हमने कर दिया, ये हमारा आ गया 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने ले, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर? इररिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट क्या है? इररिडीमेबल डिबेंचर की इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस। अच्छा इंटरेस्ट बाई ने का नहीं, एक मिनट है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस। चलिए हाँ जी, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी है, टैक्स की एडजस्टमेंट वो हम भूल गए थे, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्राइस। ठीक है, नीचे उसने बता दिया प्राइस से क्या मुराद है और टी से क्या मुराद है। अच्छा अब आप बताइए आप इसको कितना रैंक करते हैं? 4। भाईजान गलत, एक ही फार्मूला था वो भी गलत बताया, 4 तो रैंक ना कर यार, और 2 कर लो, जो 3 कर लो, टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं, चलो ठीक है 3 कर लेते हैं, 3 ठीक है, ताकि ये आपकी नेक्स्ट रिवीजन में आ जाए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर? IRR आफ्टर टैक्स। अच्छा चलिए आंसर रिवील करते हैं, ये क्या कहता है? IRR यूजिंग आफ्टर टैक्स कैश फ्लो। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब हमने इसको 5 रैंक कर दिया, ये हमें आंसर आता है। हाउ IRR इज कैलकुलेटेड? NPV at lower rate, NPV at higher rate, for using the फार्मूला बताइए। हाँ जी आप बता दो भाई, फार्मूला बता। लोअर रेट प्लस NPV at lower rate divided by NPV at higher rate divided by NPV at lower rate minus NPV at higher rate मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस। चलिए आंसर को रिवील करते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कैलकुलेशन 3 स्टेप्स में होती है। पहले एनपीवी कैलकुलेट करें लो रेट पे, फिर एनपीवी, ये भी सही दिया, फिर इंट्रापोलेट करें रिजल्ट को लो रेट प्लस एनपीवी एट लो रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू डिफरेंस इन रेट, वही फार्मूला है। अब आप कितने अपने आप को रैंक करेंगे? एक गलती कर गए थे, हाँ गलती कर गए थे, थोड़ी सी गलती, तो इसीलिए हम इसको बेहतर है 4 मार्क्स दें, लेकिन जब मेरे 5 भी देते हैं प्रॉब्लम कोई नहीं है, रेपिटेशन 5 के केस में भी आएगी। ठीक है, फिर वो कह रहा है, अच्छा फिर आगे दोबारा क्वेश्चन आ गया और वो कह रहा है, उसने कहा कि भाई ये मैं पहले पूछ चुका था, लेकिन आप दोबारा किस लिए देख रहे हैं इस कार्ड को? क्योंकि आपने इसको आंसर ठीक नहीं किया था, कंप्लीट आंसर नहीं किया था, ये आपको सिखा रहा है। विच कंपोनेंट्स, अब दोबारा बताइए, इक्विटी कैपिटल में कौन? प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, बैंक लोन, डिमैट। अब देखिए अब चारों, अभी थोड़ी देर पहले इनको नहीं, चौथा नहीं याद आ रहा था, अब चारों याद आ गए। यही इसका काम है सॉफ्टवेयर कि जो आपके वीक एरियाज होंगे उनके ऊपर काम आहिस्ता आहिस्ता बैकएंड पे करता है। इसका काम आहिस्ता आहिस्ता है लेकिन काम इसका पक्का है, ये ज़हन में रखिएगा। इसी तरीके से आप चलते रहेंगे, आपके जब 10 क्वेश्चन हो जाएं या उससे पहले भी आप सेशन को खत्म करना चाहें कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे कोई काम पड़ गया, मैं प्रैक्टिस कर रहा था कोई काम, नो प्रॉब्लम, इसको क्लोज करते, वो आपका अभी तक की जितनी भी प्रैक्टिस है उसका डाटा सेव हो चुका है। अगली दफा घर वालों ने कहीं काम करने के लिए भेज दिया, घर वालों ने कहा जाओ भाई ईद है, मेहमान है, जाओ नान लेके आओ। हमने कहा अच्छा ठीक है, नान लेने के लिए गए, वहां पे देखा लाइन लगी हुई थी, हमने कहा कोई बात नहीं, घर में कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे थे, यहाँ पे मोबाइल पे ओपन कर लेते हैं, मोबाइल पे ओपन करके प्रैक्टिस कर लें। देखिए आप 3-4 मिनट भी अगर आप इसको दे देते हैं ना, वैसे तो 10 मिनट 10 कार्ड है कहते हैं 10 मिनट, लेकिन आपने देखा अगर आप एक कार्ड का आंसर करने में कोई 30 सेकंड में भी आंसर कर सकता है बंदा, अगर छोटे छोटे क्वेश्चन हो। बड़ा क्वेश्चन जैसे IRR कैसे कैलकुलेट करनी है उसमें शायद 1 मिनट लग जाए, वरना बहुत से ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिन पे 1 मिनट से कम टाइम लगता है। तो आपको कहीं पे 5-7 मिनट का टाइम कहीं पे भी मिले, कहीं पे भी मौजूद हो, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपके ना जो छोटा छोटा नॉर्मल लॉस होता है ना, उसको एक इफेक्टिव टाइम में कन्वर्ट करेगा। नॉर्मल लॉस क्या होता है कि हम ये सोच रहे होते हैं भाई तसल्ली के साथ सारे एनवायरनमेंट बनेगा ना स्टडीज का, मैं तब पढ़ूंगा जब मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। लेकिन ये प्रैक्टिस क्या इंश्योर करवाएगी आपको ये सॉफ्टवेयर कि आप अगर कहीं पे भी मौजूद हैं, आपके पास 5-7 मिनट आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको अपना एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत नहीं, आपको रिवीजन करने के लिए किताब खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली आपके साथ छोटे छोटे, और देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है।
ठीक है, आप फौरी आंसर कर सकते हैं, आपको फौरी पता चल जाएगा ये मुझे आता या नहीं आता। इस तरीके से वैल्यूएशन करेंगे इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर, मैं फिर कह रहा हूं टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सॉल्यूशन है, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप आ जाएगी। आपसे कोई सोए होंगे उठा के भी पूछेगा ना आईआरआर का फार्मूला बताओ, आप उसे फौरन 10 सेकंड, जैसे भाई ने 7 का पढ़ा सुनाया, फौरन उसी वक्त आप उसे आईआरआर कैलकुलेट करने का फार्मूला से बता देंगे, और जो भी दूसरे आगे टेक्निकल कंसेप्ट्स आएंगे। ठीक है, और इसमें बैक एंड पे याद रखें मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हमारा स्टूडेंट इस काबिल हो कि जब वो एग्जाम की प्रिपरेशन आखिरी दिनों में कर रहा हो ना, तो उसे ये ना हो कि मैं 8 घंटे में पूरा सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करूंगा, वो कहे मुझे रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, मैं अगर कल मेरा पेपर है, आज सारा दिन मैं किताब ना भी खोलूं ना, कुछ भी ना पढ़ूं, फिर भी मैं इतना कॉन्फिडेंस मुझ में होना चाहिए, मैं कल पेपर देने के लिए जाऊंगा, मुझे सारा कुछ आता होगा, और इंशाल्लाह आता होगा, सिर्फ बात नहीं कर रहा। मैं फिर बता रहा हूं टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सॉल्यूशन आता होगा, लेकिन शर्त क्या है, आपने कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी है, कल डेली बेसिस के ऊपर 10-15, ज्यादा टाइम नहीं है, 10-12 मिनट 10-12 मिनट 8-10 मिनट डेली बेसिस के ऊपर एक सब्जेक्ट के ऊपर देते जाएं, इंशाल्लाह आपका सब्जेक्ट टाइमली रिवाइज भी होता रहेगा, प्रिपेयर भी होता है, और आप खुद फील करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वो खुद फील करेंगे कि चीजें कैसे आपके माइंड में आ रही है। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव। हमने कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कंसेप्ट नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसी चीज सीखी जो आइंदा इंशाल्लाह हमारे पूरे ये कैरियर में हमारे काम आएगी। अभी ये मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, जब आप C5 लेवल पे फॉर एग्जांपल पहुंचेंगे या कोई दूसरे सब्जेक्ट्स में पहुंचेंगे, उसमें शायद आपके टीचर इस टेक्निक को यूज ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप इसके साथ फेमिलियर हो गए ना, अकाउंट आपका बन गया हुआ है, आप खुद से भी फ्लैश कार्ड बना सकते हैं अपने लिए। आप नोट्स बनाते हैं ना अपने, उस नोट्स को आप कन्वर्ट कर दिए सॉफ्टवेयर में, हमेशा के लिए सेफ भी हो गए और आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। लेकिन अभी इस सेशन में आप खुद ना बनाएं, अभी इस सेशन में आप ऑब्जर्व करें, सीखें कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। जो ईद की छुट्टियां आ रही हैं, इनमें मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 चैप्टर्स जो हैं, इनमें वैसे मैंने एक बुक फाइनल करनी है, तो छुट्टियों में शायद इसमें मैं मजीद चैप्टर ऐड ना कर सकूं, लेकिन छुट्टियों के फौरन बाद जैसे जैसे अब हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे, इंशाल्लाह जिस वीक में जो चैप्टर कंप्लीट होगा ना, संडे वाले दिन उस चैप्टर को मैं अपडेट करवा दूंगा आपको पोर्टल में, ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन साथ साथ चलती रहे। क्लियर हो गई? अच्छा, अब आपने CRN चुके डाला हुआ है, तो मेरे पास आपका रिकॉर्ड भी आ रहा होगा, मुझे बैकएंड पे ये पता चल रहा होगा कौन सा स्टूडेंट इसको यूज कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, किसने कितनी दफा यूज किया है, किसने कितने कार्ड को रिवाइज किया है, ठीक है, उसके ऊपर मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, ये आपकी मर्जी है, करना चाहे करें, नहीं करना चाहे ना करें, ठीक है, लेकिन वो मुझे आपकी परफॉर्मेंस का अंदाजा हो रहा होगा कि मेरी क्लास है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं कर रही, तो कोशिश कीजिए कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। शुरू में मे भी आपको इंटरेस्टिंग लगे, मे भी ना लगे, लेकिन बहरहाल फिर एंड पे बता रहा हूं, ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सॉल्यूशन है, आप पे तजर्बा नहीं हो रहा, बल्कि तजर्बे होने के बाद जो चीज फाइनल होगी है वो आपके सामने रखी जा रही है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। चलिए, यही चीज आपके साथ आज शेयर करनी थी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।